हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग शुरू करेंगे दूसरा अनुप्रयोग। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है? अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है और उसके निकट हम लोग को क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग मान लेंगे कि माना अनंत विस्तार का एक समतल चादर पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। इसके लिए मान लिया जाएगा कि कोई एक समतल चादर है और उस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। माना तल के एकांक क्षेत्रफल पर और उसके प्रति एकांक मतलब प्रत्येक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या है? सिग्मा है, जिसे हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। माना आवेशित तल से r दूरी पर अगर मान लिया जाए यह हमारा आवेशित तल है और इस आवेशित तल से r दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है? P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और यहीं पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चादर की दूसरी ओर चादर से समान दूरी r पर एक अन्य बिंदु Q है और चादर की दूसरी ओर समान दूरी r पर ही एक बिंदु क्या है? Q है और Q इस प्रकार स्थित है कि रेखा PQ चादर के लंबवत है और Q इस प्रकार स्थित है कि अगर P और Q को मिलाया जाए तो यह PQ क्या होगा? चादर के लंबवत हो जाएगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो? एक A हो। हम लोग को बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका जो समतल पृष्ठ है वह क्या है? उसका क्षेत्रफल क्या है? A है। मतलब यह जो समतल पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या है? A है और यह जो समतल पृष्ठ है इसका भी क्षेत्रफल क्या है? A है। मान लिया जाए अगर समतल पृष्ठ जो है, समतल पृष्ठ से जो एक क्षेत्रफल अवयव लिया गया है और एक क्षेत्रफल अवयव वक्री पृष्ठ से लिया गया है और एक क्षेत्रफल अवयव दूसरे समतल पृष्ठ से लिया गया है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किधर होगी? बाहर की ओर होगी। क्यों बाहर की होगी? क्योंकि यह जो समतल चादर है वह धनावेश है, मतलब इस पर धनावेश उपस्थित है। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है। इस तरफ बाहर की ओर होगी और इधर भी बाहर की ओर होगी। अगर माइनस मतलब ऋण आवेश होता तो अंदर की ओर होता है, इधर से इधर होता है और इधर से इधर होता है। लेकिन यहाँ पर धन आवेश है तो इसकी तीव्रता किधर होगी? बाहर की ओर होगी। और मान लिया जाए जो S1 है, जो पहला समतल लिया गया है, या इसको S1 मान लिया गया है, तो S1 पर कोई अल्पांश अवयव मतलब कोई छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है जो क्या है? DA है। तो DA की दिशा किधर होगी? लंबवत की ओर होगी। और मान लिया जाए इस तरह कुछ है, इस तरह है, यह हमारा क्या है? समतल चादर है। समतल चादर की एक ओर मतलब R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है और दूसरी ओर R दूरी पर एक बिंदु क्या है? Q है। समझ में आ रहा है ना? एक R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है और दूसरी ओर भी R दूरी पर एक बिंदु क्या है? Q है। अगर P और Q को मिलाया जा रहा है तो P और Q को मिलाने पर क्या हो रहा है? यह जो हो रहा है क्या हो रहा है? चादर के लंबवत हो जा रहा है। जो PQ रेखा हो रहा है चादर के क्या हो रहा है? लंबवत हो रहा है, मतलब चादर के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या माना गया है? यहाँ पर S1 माना गया है और यहाँ पर इस साइड में S2 माना गया है और ऊपर क्या माना गया है? S3 माना गया है। तो S1 पर जो DA होगा किधर होगा? इस साइड में होगा, मतलब बाहर की ओर होगा। क्यों बाहर की होगा? क्योंकि अगर इस तरह रखा जाए तो इसका जो यह समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ है तो इस पर जो DA होगा वह कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। क्यों ऊपर की ओर? क्योंकि अगर इसका लंबवत भाग लिया जाए तो लंबवत भाग लेने पर किधर होगा? ऊपर होगा इसका लंबवत भाग। तो इसलिए इसका DA किधर होगा? इस साइड में होगा और इसका भी DA किधर होगा? इस साइड में होगा। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यह बाहर की ओर होगी। तो इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और इस साइड में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी।
लेकिन अगर S3 पर DA लिया जाए, मतलब छोटा सा अल्पांश लिया जाए, तो किधर होगा, इसका लंबवत भाग ऊपर की ओर होगा, लंबवत भाग कुछ इस तरह होगा, तो ऊपर की ओर होगा, तो DA किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, और E किधर होगा, साइड में होगा। तो इसी प्रकार है यह हमारा चित्र में, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। अब पूरे बेलन से हम लोग गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। किस प्रकार करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ से निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ हमारा क्या है, वक्र पृष्ठ पर कौन सा क्षेत्रफल लिए हैं, मतलब कौन सा क्षेत्रफल लिए हैं, S3 लिए हैं। तो यहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा, तो E और DA। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणा करा दे तो हम क्या निकल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो वेक्टर E इंटू वेक्टर DA, तो वेक्टर E इंटू DA बराबर क्या होता है, E DA cos थीटा। और यहाँ पर E और DA के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। तो E इंटू DA cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इसके वक्र पृष्ठ से एक भी वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। अब हम लोग समतल S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो उसको मान लिया जाए d∅1 होगा। समतल S1 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मान लिया जाए क्या है, d∅1 है। मतलब जो समतल S1 है, यह वाला समतल है, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, d∅1 है। तो क्या हो जाएगा, E इंटू DA। तो E इंटू DA, वेक्टर E इंटू वेक्टर DA, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू DA cos थीटा। तो थीटा के जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल अवयव है, मतलब एरिया वेक्टर है, उसका भी दिशा और वैद्युत क्षेत्र का भी दिशा एक ही दिशा में है। मतलब मान लिया जाए अगर यह क्या है, एरिया वेक्टर है, और हमारा यह वैद्युत क्षेत्र है, दोनों की दिशा कहाँ है, एक ही दिशा में है। तो दोनों की दिशा जब एक ही दिशा में होगी तो इसके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। अगर इसका दिशा ऊपर होता है और इसका दिशा इस साइड में होता है, इसके बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार हमारे S3 पे हुआ था, S3 पे क्या हुआ था, इसी तरह हुआ था। मतलब यह हमारा S3 था। देखिए जो क्षेत्रफल अवयव था ऊपर की ओर था, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब उसकी दिशा थी वह साइड की ओर थी। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो रहा था, 90 डिग्री हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, E और DA दोनों एक ही दिशा में है। तो जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार है। तो E DA cos 0 अंश, तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो d∅1 बराबर क्या निकल जाएगा, E DA। अब इसी प्रकार समतल S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो समतल S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मान लिया जाए d∅2 है। तो d∅2 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। तो E DA cos 0 अंश, इसके भी बीच का कोण क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो E DA हो जाएगा। अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब पूरे पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, अब इसकी गणना हम लोग करेंगे। तो मान लिया जाए पूरा जो वैद्युत फ्लक्स निकलने वाला हुआ उसको मान लिया जाए φE। अब तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों का समाकलन करके हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम लोग का पूरा वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो पहले सरफेस से कितना वैद्युत फ्लक्स निकला है, d∅1 निकला है। दूसरे सरफेस से कितना निकला है, d∅2 निकला है। और तीसरे सरफेस से कितना निकला है, d∅3 निकला है। इसका मान कितना आया है, वेक्टर E इंटू DA, वेक्टर E नहीं है, केवल E है। इसका मान क्या है, E DA, और इसका E DA, और इसका क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो E क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी E कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 1 DA का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1 DA का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो φE बराबर क्या हो जाएगा, 2EA, क्योंकि EA और EA जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, मतलब गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, φE बराबर क्या होता है, Q/ε0। यहाँ पर φE रहेगा। φE बराबर क्या होता है, Q/ε0। यह हम लोग पिछले वाले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं।
तो फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो को क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा होता है। मतलब एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल जिसके साथ एकांक लगा देता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो एकांक किसके साथ लगा है, एकांक किसके साथ लगा है, क्षेत्रफल के साथ। कहा है ना एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, तो एकांक क्षेत्रफल का दिया तो एकांक जो जिसके साथ एकांक जोड़ देता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो ए को नीचे लिख देंगे और उसके बाद क्या कहा है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग पढ़ना चाहे इसको क्या पढ़ेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। इसको किससे परिचय करते हैं, सिग्मा से। अगर हम लोग पक्षांतर ए को इधर भेज दें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम लोग समीकरण 3 से क्यू का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से क्यू का मान 2 में रखने पर तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन जीरो। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब फ्रॉम 1 and 4 समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 हमारा यही था। समीकरण 1 क्या था, फाई ई बराबर क्या होता है, 2e a। फाई ई बराबर क्या होता है, 2e a। तो फाई ई बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 2e a लिख देंगे। और फाई ई बराबर ही क्या हमारा निकला है, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन जीरो। तो सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन जीरो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई का मान हमारा निकल जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।